गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। व्युत्पन्न के प्रकार आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। व्युत्पन्न के बारे में हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं जिनमें हमने उसके कंसेप्ट को देखा, विशेषताएं पढ़ी और अब देख रहे हैं हम उसके पार्टिसिपेंट्स को भी देखा था, पढ़ा था हमने। 3 तरह के थे जिसमें हैजर्ड्स आते हैं, रक्षक, सट्टेबाज और आर्बिट्रेजर्स यानी अंतर्पणक। इन तीनों पार्टिसिपेंट्स के थ्रू अनुबंध किए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं जो डेरिवेटिव्स का रूप होते हैं। और ये डेरिवेटिव्स क्या हैं, जो हम बार बार समझ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की जो फाइनेंशियल रिस्क मार्केट में एग्जिस्ट करती है उसको दूर करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के अनुबंध 2 पक्षकारों में होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। और उनका पर्पस क्या होता है कि जो भी रिस्क मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए इनको डेरिवेटिव्स का नाम दिया गया है। आज हमारा टॉपिक है इसके प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चलन में हैं वो डेरिवेटिव्स हैं फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, वारंट्स एंड स्वैप्स, जिनको डिटेल में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं फॉरवर्ड्स यानी अग्रिम अनुबंध। अग्रिम अनुबंध का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे आपको 2 दिन बाद आज आपने ट्रांजैक्शन किया किसी दूसरी पार्टी से कि आप उससे कुछ सामान खरीदने वाले हैं और उसकी कीमत आप दोनों ने तय कर ली। जैसे आज की रेट है 10 रुपीज़ पर यूनिट और आपको लगता है आगे फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जैसे दिवाली आ रही है, तो उसकी रेट बढ़ेगी। और उस रिस्क को आप कम करने के लिए क्या करना चाहते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो कि भाई मूल्य बहुत ज़्यादा ना बढ़े, प्राइसेस ना बढ़े, और आप उस वस्तु का क्रय उस पर्टिकुलर डेट पर उस मूल्य पर करना चाहते हो जो आपके लिए फेवरेबल है, यानी 10 रुपीज़ के आसपास है। तो ऐसे में आपने 2 दिन बाद का सौदा किया, ट्रांजैक्शन किया कि 2 दिन बाद आप 10 रुपये में या 9 रुपये में या मैक्सिमम 11 रुपये में आप उस वस्तु को खरीदेंगे। तो ये एक प्रकार का डेरिवेटिव है, अनुबंध है। सौदा तो आपने आज कर लिया, यानी ट्रांजैक्शन तो आपने कर लिया, लेकिन उसकी जो डिलीवरी होनी है, जो उसका मतलब सुपुर्दगी होनी है वस्तु की, वो 2 दिन बाद होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो प्राइस आप दोनों ने डिसाइड की है वो प्राइस होगी। ऐसा नहीं कि जो उस समय की प्राइस जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में वो मूल्य नहीं होंगे, बल्कि जो आपने निर्धारित किया दोनों पक्षकारों ने, दोनों पार्टीज़ ने, उसी प्राइस पर उस वस्तु की सुपुर्दगी की जाएगी। और तीसरी बात यह है कि दोनों ही पक्षकार इसका कैश ट्रांजैक्शन करेंगे, यानी कैश के बदले में वस्तु का लेन देन या एक्सचेंज किया जाएगा। तो इससे बच्चों फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आज की डेट में आपने एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और 2 दिन बाद आपने वस्तु की सुपुर्दगी या डिलीवरी या एक्सचेंज किया, तो उससे आपके मार्केट की रिस्क को आपने रोक दिया। यानी 2 दिन बाद यदि आप ट्रांजैक्शन बिना एग्रीमेंट के करते तो हो सकता था बायर को या सेलर को, किसी एक व्यक्ति को उसका नुकसान होता या रिस्क होती। तो इस रिस्क को कम करने के लिए, दूर करने के लिए इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो कहलाते हैं अनुबंध या डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसको आप समझ लेते हैं। सबसे पुराना तरीका है अग्रिम अनुबंध, यानी जब डेरिवेटिव्स शुरू किए गए मार्केट में, स्पेशली स्टॉक मार्केट का में डेरिवेटिव्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इनका बहुत ज़्यादा लेन देन होता है। तो उस एक्सचेंज में कुछ सौदे अग्रिम में कर लिए जाते हैं। और अग्रिम का मतलब जो इंग्लिश में हम कहते हैं फॉरवर्ड्स, तो इनको फॉरवर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। अग्रिम अनुबंध 2 पक्षकारों के मध्य एक ठहराव है।
ठीक है, यानी देयर आर टू पार्टीज जो कि एक एग्रीमेंट करती हैं जिसमें ठहराव में दिए गए विशिष्ट पूर्व निर्धारित मूल्य पर भविष्य में किसी निश्चित तिथि को एक संपत्ति की निश्चित मात्रा का रोकड़ के बदले विनिमय करने को सहमत होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का जो मीनिंग आप हर समय पढ़ते हैं वही मीनिंग यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो एग्रीमेंट होता है, एक पूर्व निर्धारित मूल्य होता है जो उन्होंने आज की डेट में दोनों ने मिलकर जो भी मूल्य निर्धारित किया है, जो डिटरमाइंड प्राइस होती है जिसको एक्सरसाइज प्राइस भी कहते हैं, वो होती है। और भविष्य का सौदा है ये, यानी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर डेट को उस ट्रांजैक्शन को सेटल किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा? संपत्ति की सुपुर्दगी होगी कैश के बदले में, वही क्रय विक्रय की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसको कहा जाता है अग्रिम अनुबंध। फॉरवर्ड्स इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट refers to an agreement between two parties to exchange an agreed quantity of an asset for cash at certain date in future at a predetermined price specified in that agreement. Everything is clear, I think. अंडरलाइंग एसेट्स का मतलब क्या है? जिसमें सौदा किया जा रहा है। इट मे बी ए शेयर, इट मे बी ए कमोडिटी, इट मे बी ए इंडेक्स नंबर, एनी टाइप ऑफ कमोडिटी और बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज। दीज आर अंडरलाइंग एसेट्स, यानी अंतर्निहित संपत्ति में ही व्युत्पन्न किया जाएगा। ये तो आप बहुत शुरू में कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि विदाउट एनी मेन एसेट्स you cannot do you cannot use derivatives. So there is an asset. Exercise price means एक निश्चित मूल्य होता है, और वो मूल्य क्या होता है? जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो नहीं होता, बल्कि जो दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया है। मार्जिन मनी जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतरराशि, दोनों ही पार्टीज के द्वारा कुछ क्षतिपूर्ति के लिए या कंपनसेशन के लिए मनी डिपॉजिट की जाती है। सेटलमेंट का मतलब यहाँ यही है कि एक सर्टेन जो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम है और जो डेट डिसाइड की गई है बिटवीन टू पार्टीज, उस डेट को उसका सेटलमेंट होता है। सेटलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ कमोडिटी, मतलब जो वस्तु या जो भी शेयर्स डिबेंचर्स हैं उनकी सुपुर्दगी की जाती है, डिलीवरी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कैश। फिर आते हैं सेकंड पार्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इनको फ्यूचर्स के नाम से जाना जाता है, यानी भावी सौदे, भावी अनुबंध। इसकी स्लाइड पहले ले ली है मैंने इंग्लिश की, इसके बाद हम हिंदी की स्लाइड लेंगे। ये दोनों स्लाइड्स मैंने आपको मीडियम वाइज अलग अलग बनाई है ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो भी मीडियम है उस हिसाब से उसको देख लें। फ्यूचर्स की बात की जाती है तो फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज्ड contracts between two parties obliging each to exchange a particular good or instrument at an agreed price on a future dated. Clear है? Future date is very much clear because this is a contract or derivative जो कि किया जाता है एक सर्टेन फ्यूचर डेट के लिए। एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स any type of shares, debentures, bonds, securities, etc. टू पार्टीज के बीच में ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, उस हिसाब से उसको देखा जाना चाहिए। अब इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज है ट्रांसफरेबल लीगल एग्रीमेंट्स। बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी एग्रीमेंट किए जा रहे हों वो लीगल एग्रीमेंट होने चाहिए, हस्तांतरणीय समझौते किए जाते हैं। दूसरा है कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उनका एक कंट्रोलिंग एजेंसी का होना जरूरी है। मार्जिन मनी मस्ट बी देयर। मार्जिन मनी मीन्स दोनों ही पार्टीज मिलकर
एक मार्जिन मनी डिपॉजिट करती हैं और उस मार्जिन मनी के द्वारा वो अपने कॉम्पनसेशन को कवर करती हैं। इसका मतलब यही है कि जो भी अनुबंध किया जा रहा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बायर और सेलर दोनों मिलकर कुछ सर्टेन अमाउंट वहाँ डिपॉजिट करते हैं जहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है। उसको डिपॉजिट करने का जो मेन पर्पस होता है वो यही है कि उनके उस ट्रांजैक्शन में या तो क्रय का होगा या विक्रय का होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें किसी भी तरह की कोई यदि हानि होती है, कोई लॉस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन पार्टीज़ के बीच में एक मार्जिन मनी का होना ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि बायर ने किसी तरह का एक्सचेंज करने में या ट्रांजैक्शन करने में कोई एरर की हो या कोई गलती की हो या कहीं कोई एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया हो, तो वहाँ पर उसको कंपनसेशन उस मार्जिन मनी से करना होता है। इसी तरह से यदि विक्रेता ने किसी तरह की कोई सुपुर्दगी में गड़बड़ करी है या कमोडिटी की क्वालिटी, क्वांटिटी या किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट ब्रेक हुआ है, तो वहाँ पर कंपनसेशन भी उसी अमाउंट से होता है। इसलिए दोनों ही पार्टीज़ के लिए ज़रूरी होता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट वहाँ पर मार्जिन मनी के रूप में डिपॉजिट करते हैं। अब आता है हिंदी में, भावी अनुबंध किसी वित्तीय संपत्ति अथवा वस्तु को खरीदने अथवा बेचने का ऐसा ठहराव है जिसकी मात्रा व मूल्य को पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है या भविष्य में दोनों पक्षों को कानूनी रूप से वस्तु की सुपुर्दगी लेने अथवा देने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर्स हैं, जो फॉरवर्ड्स हैं, बेसिकली दीज आर सेम। दोनों में एग्रीमेंट है, दोनों में स्पेसिफाइड प्राइस है, दोनों में ही दो पक्षकार होते हैं। किसी वस्तु या किसी वित्तीय संपत्ति का लेन देन क्रय विक्रय किया जाता है, स्पेसिफाइड प्राइस होती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है कि भावी अनुबंध या फ्यूचर्स में क्या होता है कि ये सब कुछ लीगल होता है। यानी लीगल का मतलब क्या हुआ कि इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रारूप होता है जो कि किसी वित्तीय संस्थान के द्वारा या किसी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जहाँ जो कि हमारे यहाँ पर आरबीआई है, सेबी है, इनके द्वारा निर्धारित होता है। उस सर्टेन फॉर्मेट में ही ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के द्वारा किए जाते हैं। जबकि फॉरवर्ड्स में ऐसा सच कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता, कोई प्रमाणित प्रारूप नहीं होता। दोनों पक्षकार कहीं पर भी ओटीसी एग्रीमेंट करते हैं और उस आधार पर अनुबंध कर लेते हैं। उसमें किसी तरह की शर्तें डिसाइड नहीं होती, दोनों मिलकर किसी भी तरह से आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और उनमें बदलाव भी कर लेते हैं, कोई चेंज भी यदि होता है तो वो कर लेते हैं। लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूचर्स का मतलब एक सर्टेन फॉर्मेट का होना, एक सर्टेन सिस्टम का सेटअप का होना। इसके लिए एक सर्टेन मार्केट होगा जहाँ पर कि, या एक सर्टेन लोकेशन होती है जहाँ ये एग्रीमेंट किए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक सर्टेन तरीके से किए जाते हैं, एक निश्चित तरीके से किए जाते हैं। एक सर्टेन प्राइस होती है जिसको स्पेसिफाइड प्राइस भी कहा जाता है या एक्सरसाइज प्राइस, यानी एक निर्धारित मूल्य भी कहा जाता है। किसी वस्तु या संपत्ति को खरीदने बेचने का एग्रीमेंट होता है और उन दोनों पक्षों के लिए एक लीगल बाइंडिंग होती है कि वो उस वस्तु की सुपुर्दगी करे और उसके बदले में कैश का ट्रांजैक्शन हो। उसको कहते हैं हम भावी अनुबंध। इसके तीन जो विशेषताएं हैं, जो तीन मेन फीचर्स हैं, उनको मैं समझा देती हूँ। हस्तांतरणीय वैधानिक समझौते, ट्रांसफरेबल लीगल एग्रीमेंट। ट्रांसफरेबल इन द सेंस कि दोनों ही पक्षकार इस एग्रीमेंट को आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करने की अपनी एक लीगल सिस्टम है, एक लॉ के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे ए बी दोनों पार्टीज़ मिलकर एक एग्रीमेंट कर रही हैं, दोनों ही इसको सी और डी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी जो शर्तें होती हैं, जो एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर जो होता है, वो एक सर्टेन होता है। उसमें वन कैन नॉट चेंज एनी कंडीशन। नियामक संस्थाओं द्वारा नियंत्रण, यानी कंप्लीट इस फ्यूचर्स में जो भी
ठहराव किए जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा खरीदने बेचने का, उसका पूरा उसके ऊपर नियंत्रण होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का हमारे, और दूसरा सेबी का होता है। ये दोनों ही संस्थाएं नियामक या रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस कहलाती हैं और दोनों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ताकि कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो या कोई उसका इम्पैक्ट लीगली गलत ना हो। अंतर मुद्रा की आवश्यकता, जो कि मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि मार्जिन मनी बहुत ज़रूरी होती है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में किसी ने भी कोई ब्रीच किया है या कोई एग्रीमेंट में कोई गलती की है तो उस एग्रीमेंट को मतलब देखा जा सके, या उस एग्रीमेंट के आधार पर जो भी कंपनसेशन किसी भी पार्टी के लिए ज़रूरी हो तो वो किया जा सके। तो बच्चों यूँ तो है 5 तरह के ये डेरिवेटिव्स, लेकिन अभी आपको फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स मैंने आपको समझाए हैं। दोनों में डिफरेंस भी आप ज़रूर पढ़ लेना, नॉर्मली कई बार पूछ लिया जाता है। अब अपने पास थोड़ा टाइम कम है क्योंकि अभी हम फर्स्ट यूनिट में ही चल रहे हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप डिफरेंस अपने आप पढ़ लें और इस तरह से आप फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को समझ गए होंगे। इनमें 3-4 बातें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए। नंबर 1 इज एग्रीमेंट बिटवीन 2 पार्टीज, यानी 2 पक्षों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है किसी सर्टेन कमोडिटी यानी किसी निश्चित संपत्ति, जो वित्तीय भी हो सकती है वस्तु भी हो सकती है, इसके लिए किया जाता है। तीसरी बात, इसका पर्पस क्या होता है, वित्तीय जोखिम से बचाव करने के लिए, टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल रिस्क इन द मार्केट। चौथी बात क्या है, उस वस्तु की मात्रा और किस्म, क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही बिल्कुल फिक्स होती है, उसमें किसी भी तरह का यदि कोई मतलब कहना चाहिए वेरिएशन आता है या कोई मतलब विक्रेता किसी तरह की कोई गलती करता है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन दिया जाता है क्रेता को। पांचवी बात यह है कि इन दोनों पक्षकारों के द्वारा किसी भी वस्तु या संपत्ति का जो लेन देन किया जा रहा है उसका मूल्य निर्धारित दोनों मिलकर कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली पर्पस क्या है, मूल्यों को बढ़ते हुए रोकना या घटते हुए रोकना। और ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जो किसी भी मतलब कहना चाहिए इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, यानी मूल्यों के बढ़ने को रोकते हैं, घटने को रोकते हैं, क्योंकि मार्केट की स्टेबिलिटी कब आती है, जब ये डेरिवेटिव्स यूज़ किए जाते हैं। और इन डेरिवेटिव्स का मेन रोल क्या है, फ्यूचर के लिए काम करना, यानी भविष्य के लिए काम करना, क्योंकि वर्तमान में जो प्राइस है यू कैन नॉट चेंज, बट प्राइस का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को मतलब ट्रेंड के बेसिस पे जो रिस्क क्रिएट हो रहा है उस रिस्क को कम करना ही इसका मेन पर्पस होता है। इसके लिए ये तीनों पार्टिसिपेंट काम करते ही हैं। हेजर क्या करता है, यदि मूल्य बढ़ रहे हैं तो उसको रोकने का काम करता है कॉन्ट्रैक्ट करके या डेरिवेटिव्स को यूज़ करके। सट्टेबाज यानी स्पेकुलेटर क्या करता है, वो ये करता है कि मूल्यों को बढ़ने से रोकता नहीं है, बल्कि उस एक एस्टिमेट लेता है प्राइस का कि सब कोई कीमत आज 10 रुपये है और वो 50 रुपये तक जाने वाली है, तो उस एस्टिमेट के हिसाब से उसमें वो उस मतलब कहना चाहिए हाई रिस्क लेकर ट्रांजैक्शन करता है और उससे प्रॉफिट कमाता है। यदि मूल्य बढ़ रहे हैं तो मूल्यों के बढ़ने के दौरान वो क्या करेगा, और वस्तुएं खरीदता रहेगा, क्रय के सौदे करेगा, परचेज के कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स यूज़ करेगा, और वो तब तक करेगा जबकि वो एक सर्टेन प्राइस पर प्राइस नहीं आ जाती, जैसे 50 रुपीज़ नहीं आ जाती। जैसे ही 50 रुपीज़ आती है तो वह बेचने का सौदा करना शुरू कर देता है क्योंकि मूल्य बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से वो बढ़ी हुए मूल्यों पर और घटते हुए मूल्यों पर बाजी लगाता है, या यूँ कह दीजिए कि उस पर वह अपना ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट अर्न करने का कार्य करता है। लेकिन उसका दूसरा जो इम्पैक्ट है वो मार्केट में क्या पड़ता है, मूल्य बहुत ज़्यादा या तो बढ़ते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा घटते नहीं हैं, उनका एक 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 कहना चाहिए उनके ऊपर एक बैरियर का काम भी सट्टेबाज करता है। और आर्बिट्रेजर जो कि अंतर्पणक आपने देखा वो क्या करता है, वो दोनों ही बाजारों में एक कांस्टेंट प्राइस या इक्वल प्राइस को
या कहना चाहिए समान मूल्यों को निर्धारित करने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये डेरिवेटिव्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं मार्केट की हलचलों को, फ्लक्चुएशंस को या उच्चावचनों को रोकने के लिए, और उनका यूज़ करके एक स्टेबलाइज्ड मार्केट क्रिएट किया जाता है ताकि किसी भी तरह से क्रेता विक्रेताओं को, इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो या हानि ना हो। ठीक है, आप लोग पढ़कर देखिए, कुछ समझ में नहीं आता तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।